नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय का पहला टॉपिक जो कि है सौरमंडल, उसके हम लोग आज 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो ये हमारा पहला लेक्चर है, यानी कि पहला वीडियो है इस टॉपिक से। आप सभी के लिए जो भी जेटेट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए झार शिक्षा द्वारा स्पेशल बुकलेट तैयार किया गया है एसएसटी के लिए, जिसमें से चारों सब्जेक्ट इंक्लूड हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंसाइज वे में से तैयार किया गया है ताकि आप लोग कम समय में भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जिनको भी ये बुकलेट चाहिए आप लोग कॉल कर सकते हैं, या फिर इसका आपको डेमो देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर आप इसका डेमो भी देख सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे आपको ये मिल जाएगा, तो जिनको भी लेना हो आप में कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना हो थ्योरी पढ़ने के बाद तो आप लोग थ्योरी बुकलेट भी ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास 2 बुकलेट्स हैं जिसमें आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी के बुकलेट्स मिल जाएंगे। इसमें आपको बेसिक्स टू एडवांस क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है, साथ में आपको स्टेटमेंट बेस्ड और क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि एग्जाम में अगर एट रैंडम क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसको टैकल करने में किसी प्रकार का समस्या ना हो। और अगर आप लोग हमारे साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग प्ले स्टोर से जाइए और हमारे झार शिक्षा ऐप जो है प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको 10,400 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। साथ में आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी इस एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच में आपको मिलेगा। तो जाइए आप लोग प्ले स्टोर डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ जुड़िए और बेहतर प्रिपरेशन कीजिए। अगर क्वेश्चन आंसर में आप लोग को पढ़ना हो तो अभी हमारे पास 3 बुकलेट है। इतिहास, सामाजिक विज्ञान का इतिहास, दूसरा सीडीपी है और तीसरा है कंप्यूटर। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं। ये भी आपको रीजनेबल प्राइस पर मिल जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज बनाया गया है। और अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसका फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ग्रुप है झार शिक्षा 8271, आप लोग टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस की बात नहीं, जिसने कहा था तेरे बस की नहीं, उन्हें करके दिखाना है, उन्हें करके दिखाना है। इसी के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, सूर्य के वायुमंडल और हेलियोस्फीयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के वायुमंडल और हेलियोस्फीयर के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। उस स्टेटमेंट को पढ़कर हमें कौन सा स्टेटमेंट सही है उस पर विचार करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि कोरोना सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जिसका तापमान प्रकाश मंडल से कम होता है। तो स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्या है? स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, हेलियोपोज वह सीमा है जहां सौर पवन अंतर तारकीय माध्यम के दबाव से रुक जाती है। तो हेलियोपोज वह सीमा है जहां सौर पवन जो होती है वह अंतर तारकीय माध्यम यानी कि इंटर स्टेलर मीडियम के दबाव से रुक जाती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है यह सही है,
यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, तो केवल 2 हो जाएगा, यानी कि केवल 2 जो होगा वह सही हो जाएगा। चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कोरोना का तापमान जो होता है वो प्रकाश मंडल से बहुत अधिक होता है। कोरोना का जो टेम्परेचर होता है वो हमारा प्रकाश मंडल जो है, सूर्य का प्रकाश मंडल, उससे बहुत अधिक होता है, जिसे खगोल विज्ञान में कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहा जाता है। हेलियोपोज जो होता है सौर मंडल की प्रभावी चुंबकीय सीमा, और हेलियोपोज क्या है, तो हेलियोपोज जो है सौर मंडल की प्रभावी चुंबकीय सीमा है। इसमें याद रखना है एक्स्ट्रा पॉइंट में कि वाइजर 1 और 2 हेलियोपोज को पार कर अंतर तारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले मानव निर्मित अंतरिक्ष यान है। वाइजर 1 और 2 जो है वो आपको हेलियोपोज को पार करने वाले पहले मानव निर्मित अंतरिक्ष यान है। सूर्य की दृश्य सतह फोटोस्फीयर का औसत तापमान जो होता है वो लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जो सूर्य का दृश्य सतह है जो हमें दिखाई देता है फोटोस्फीयर, उसका जो टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर, वो कितना होता है, तो वह 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्षुद्र ग्रह घेरे यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाने वाले किर्कवुड गैप्स का मुख्य कारण क्या है। तो क्षुद्र ग्रह में पाए जाने वाले किर्कवुड गैप्स का मुख्य कारण क्या है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति ग्रह के साथ कक्षीय अनुवाद। क्या हो जाएगा, तो बृहस्पति ग्रह के साथ कक्षीय अनुवाद। इसकी व्याख्या देखते हैं। किर्कवुड गैप्स क्षुद्र ग्रह बेल्ट में मौजूद खाली क्षेत्र है। क्या है, तो किर्कवुड गैप्स जो है वह क्षुद्र बेल्ट में मौजूद खाली क्षेत्र है जो बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण कक्षीय अनुनाद से बनते हैं। यदि कोई क्षुद्र ग्रह इन क्षेत्रों में प्रवेश करता है तो बृहस्पति का आवधिक गुरुत्वाकर्षण उसे वहां से बाहर धकेल देता है। यानी कोई भी क्षुद्र ग्रह इनमें प्रवेश करता है तो बृहस्पति का जो आवधिक गुरुत्वाकर्षण है उसे वहां से बाहर धकेल देता है। इसमें याद रखना है आपको कि अमेरिकी खगोल शास्त्री डैनियल किर्कवुड ने 1866 में इनकी खोज की। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित है, और क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है वह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच है। मान लीजिए ये अगर आपका सन है, उसके बाद आपका बुध यानी कि मरकरी है, देन आपका शुक्र यानी कि वीनस है, देन आपका पृथ्वी यानी कि अर्थ है, उसके बाद आपका मंगल ग्रह है यानी कि मार्स है, देन आपका क्या है, बृहस्पति है। तो क्षुद्र ग्रह जो है वो इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं। कहाँ, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको क्षुद्र ग्रह देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 कि खगोल भौतिकी में रोसा सीमा किस अवधारणा से संबंधित है। तो रोसा सीमा जो है वो किस अवधारणा से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर कोई उपग्रह अपने मातृग्रह के ज्वारीय भागों द्वारा विखंडित हुए बिना परिक्रमा कर सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसे रोसा सीमा कहते हैं। क्या, कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर कोई उपग्रह जो है अपने मातृ उपग्रह यानी कि पेरेंट उपग्रह के ज्वारीय बलों द्वारा विखंडित हुए बिना परिक्रमा कर सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, तो रोसा सीमा कहते हैं। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। यदि कोई खगोलीय पिंड किसी ग्रह की रोसा सीमा के भीतर आता है तो ग्रह का ज्वारीय बल उस पिंड के अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, कि जो ग्रह का ज्वारीय बल हो जाता है वह उस पिंड के अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो जाता है, जिससे वह
टूटकर वलय यानी रिंग्स में बदल जाता है। शनि के भव्य वलय इसकी रोसा सीमा के भीतर ही स्थित है। शनि के जो वलय जो दिखते हैं, रिंग्स जो दिखते हैं, वह इसकी रोसा सीमा के भीतर ही स्थित हैं। इसका नाम जो है फ्रांसीसी खगोल शास्त्री एडॉर्ड रोसा, ये एडॉर्ड रोस के नाम पर रखा गया है। कृत्रिम उपग्रह छोटे होने के कारण रोस सीमा से विखंडित नहीं होते, क्योंकि वे विद्युत चुंबकीय बलों यानी कि सामग्री के ठोस संरचना द्वारा अधिक दृढ़ता से बंधे होते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के किस उपग्रह की कक्षा रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री है और इसे कुइपर बेल्ट से गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़ा गया पिंड माना जाता है? बताना है कि सौर मंडल का किस ग्रह की कक्षा जो है वो रेट्रोग्रेड है यानी कि वक्री है और इसे कुइपर बेल्ट से गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़ा गया पिंड माना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ट्राइटन होगा। क्या होगा? तो ट्राइटन होगा। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। ट्राइटन दैट मीन्स नेपच्यून का सबसे बड़ा उपग्रह है। ट्राइटन जो है वह नेपच्यून का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसकी कक्षा रेट्रोग्रेड है, जिसका अर्थ है कि यह नेपच्यून के घूर्णन की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। यानी कि ट्राइटन जो है वह नेपच्यून की परिक्रमा जिस डायरेक्शन में करता है उसके यह विपरीत करता है। इससे प्रमाणित होता है कि ट्राइटन नेपच्यून के साथ नहीं बना था। टाइटन जो है वह नेपच्यून के साथ नहीं बना था, बल्कि नेपच्यून के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण द्वारा कुइपर बेल्ट से खींच गया था। यानी कि नेपच्यून और कुइपर बेल्ट का जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स था, तो उसमें नेपच्यून का गुरुत्वाकर्षण फोर्स यानी कि बल जो था वो अत्यधिक था, जिसके कारण ट्राइटन जो है वो नेपच्यून के कक्षा में आ गया और उसका परिक्रमा करने लगा। ट्राइटन सौरमंडल के सबसे ठंडे पिंडों में से एक है और टाइटन जो है वो सौरमंडल के सबसे ठंडे पिंडों में से एक है। यहाँ क्रायोवोल्केनिज्म यानी बर्फ के ज्वालामुखी सक्रिय हैं, जो तरल नाइट्रोजन गैस और धूल के फव्वारे अंतरिक्ष में उगलते हैं। टाइटन क्या है? तो टाइटन जो है वो सबसे ठंडे पिंडों में से एक है और यहाँ पर क्रायोवोल्केनिज्म यानी कि बर्फ के ज्वालामुखी जो हैं वो सक्रिय हैं, जो तरल नाइट्रोजन और धूल के फव्वारे अंतरिक्ष में उगलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 कि अंतरिक्ष अवलोकन मिशनों के लिए लैग्रेंज बिंदु L1 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें बताना है कि 4 स्टेटमेंट है, उसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वह सही नहीं है। हमें क्या है? सही नहीं बताना है। तो यह पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित एक बिंदु है, ये सही है। ये लैग्रेंज बिंदु यानी L1 जो है यह पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित एक बिंदु है। दूसरा है, इस बिंदु पर स्थापित उपग्रह को सूर्य का निरंतर अवलोकन करने में ग्रहण की बाधा नहीं आती है, ये भी सही है। यानी कि L1 बिंदु पर स्थापित उपग्रह को सूर्य का निरंतर अवलोकन करने में ग्रहण दैट मीन्स एक्लिप्स की बाधा नहीं आती है। थर्ड है, भारत का आदित्य L1 मिशन इसी बिंदु की हेलो कक्षा में स्थापित किया गया है, ये भी सही है। आदित्य L1 जो है वह हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। एंड लास्ट है, यह बिंदु सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से पूर्णतः मुक्त होता है, तो यह गलत है, यह पूर्णतः मुक्त नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर डी हो जाएगा। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। लैग्रेंज बिंदु यानी गुरुत्वाकर्षण से मुक्त नहीं होते। ये वे संतुलन बिंदु है जहां 2 बड़े पिंडों जैसे कि सूर्य और पृथ्वी के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल किसी छोटे पिंड जैसे उपग्रह को उनके साथ
गति करने के लिए आवश्यक सटीक अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करते हैं। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल हैं वह उपग्रह को सटीक और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करते हैं ताकि वह एक निश्चित जगह पे वो रोटेट कर सके। इसमें याद रखना है कि L1 लैग्रेंज पॉइंट L1 बिंदु पृथ्वी से सूर्य की दिशा में लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी प्रणाली में कुल 5 लैग्रेंज बिंदु मौजूद हैं। सूर्य और पृथ्वी प्रणाली में कुल कितने लैग्रेंज बिंदु मौजूद हैं? तो टोटल कितने हैं? तो टोटल 5 है, जिसका नाम L1 से लेकर L5 तक रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि मॉन्डर मिनिमम जो 1664 में से लेके 1715 के बीच ऐतिहासिक अवधि को संदर्भित करता है का संबंध मुख्य रूप से किस खगोलीय घटना से है? बताना है मॉन्डर मिनिमम जो 1645 से 1715 के बीच की ऐतिहासिक अवधि को संदर्भित करता है का संबंध मुख्य रूप से किस खगोलीय घटना से है? बताना है कि वह किस खगोलीय घटना से है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो बी हो जाएगा, यानी कि सौर कलंकों की संख्या में अत्यधिक कमी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो सौर कलंकों की संख्या में अत्यधिक कमी से यह संबंधित है। कौन? तो मॉन्डर मिनिमम। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। मॉन्डर मिनिमम वह अवधि है जब सूर्य पर सौर कलंक लगभग गायब हो गए थे। यह खगोलीय अवधि उत्तरी गोलार्ध में लघु हिमयुग यानी कि लिटिल आइस एज से मेल खाती है, जो वैश्विक तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। सौर कलंक सूर्य की सतह यानी कि प्रकाश मंडल पर ठंडे और गहरे रंग के क्षेत्र होते हैं। सौर कलंक जो होते हैं वह प्रकाश मंडल पर ठंडे और गहरे रंग के क्षेत्र होते हैं जो अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय गतिविधि के कारण बनते हैं। सूर्य का यह चुंबकीय चक्र लगभग 11 वर्षों का होता है, और जो सूर्य का यह चुंबकीय चक्र जो होता है लगभग कितना होता है? तो लगभग 11 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है कि गोल्डीलॉक्स जोन या रहने योग्य क्षेत्र यानी कि हैबिटेबल जोन किसी तारे के चारों ओर का वह विशिष्ट क्षेत्र है जहां, बताना है कि गोल्डीलॉक्स जोन जो है वह किसी तारे के चारों ओर का वह विशिष्ट क्षेत्र है जहां पर ही क्या होता है? तो जहां पर ही किसी ग्रह की सतह पर तरल अवस्था में जल मौजूद रहने के लिए उपयुक्त तापमान होता है। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को गोल्डीलॉक्स जोन बोला जाता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन किसी तारे के आसपास की वह दूरी है जो न तो बहुत अधिक गर्म और न ही बहुत ठंडी है। यह इष्टतम तापमान सीमा किसी चट्टानी ग्रह की सतह पर पानी को तरल अवस्था में बनाए रखने की अनुमति देती है, जो जीवन के विकास के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। यानी कि गोल्डीलॉक्स जोन वह सीमा है या वह सतह प्रदान करता है जहां पर न तो बहुत अधिक गर्म होता है और न ही बहुत अधिक ठंडी होती है। यानी कि यह एक बिल्कुल इष्टतम मतलब कि आपका सुटेबल तापमान सीमा प्रदान करता है जिसमें से पानी जो है वह तरल अवस्था में होता है, और जीवन के विकास के लिए पानी जो है वह सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखना है कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी भी जो है वो गोल्डीलॉक्स जोन के मध्य में स्थित है। हमारा पृथ्वी जो है कहाँ है? तो गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है। इसके कारण जीवन जो है हमारे पृथ्वी में पाया जाता है। शुक्र यानी वीनस इसके आंतरिक किनारे के पास है जहां पानी वाष्पित हो गया, और मंगल यानी मार्स इसके बाहरी किनारे करीब है जहां पानी जम गया।
यानी कि वीनस में जो है पानी वाष्पित हो गया और मार्स में पानी जो है क्या जम गया। अगला प्रश्न है, केपलर के ग्रहीय गति के नियमों के अनुसार सूर्य की परिक्रमा करते समय किसी ग्रह की कक्षीय गति यानी ऑर्बिटल स्पीड के बारे में क्या सत्य है। यानी केपलर के ग्रहीय गति के नियम के अनुसार बताना है कि सूर्य की परिक्रमा करते समय किसी ग्रह की कक्षीय गति यानी ऑर्बिटल स्पीड के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वह सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। यानी कि ग्रह जब तारे के निकटतम बिंदु यानी कि पेरिहेलियन पर होता है तब उसकी गति अधिकतम होती है। यानी कि ग्रह जब होते हैं सूर्य के निकटतम या किसी भी तारे के निकटतम बिंदु पर होते हैं तब उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वो अधिकतम होती है। इसको हम लोग व्याख्या देखते हैं। केपलर के द्वितीय नियम, जिसको हम लोग क्षेत्रफल का नियम भी बोलते हैं, यानी कि लॉ ऑफ इक्वल एरियाज के अनुसार सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी कि समान समय अंतराल मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया जो है वह कवर करती है। इसका अर्थ है कि कोणीय संवेग के संरक्षण के कारण जब सूर्य के पास यानी कि ग्रह जो होती है जब सूर्य के पास यानी कि उपसौर के कंडीशन में आता है तो वह तेजी से चलता है और दूर यानी कि अपसौर कंडीशन में जाने पर उसकी गति धीमी हो जाती है। पृथ्वी प्रत्येक वर्ष जनवरी की शुरुआत में लगभग 3 या 4 जनवरी को उपसौर यानी कि पेरिहिलियन पर होता है, यानी कि यह सूर्य के नज़दीक होता है। तब उसकी कक्षीय गति जो होती है सबसे तेज होती है। यानी बोला जाए कि सूर्य जो मतलब पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के कब नज़दीक होती है, तो यह लगभग 3 और 4 जनवरी को सूर्य के नज़दीक होती है, जिसको क्या बोला जाता है, तो उपसौर बोला जाता है, यानी कि पेरिहिलियन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस का सबसे पहले प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था, जिसे बाद में लाप्लास द्वारा वैज्ञानिक रूप से संशोधित किया गया। बताना है कि सौरमंडल की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस का सबसे पहले प्रतिपादन जो है वो किस विद्वान ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इमैनुअल कांट ने किया था। किसने, तो इमैनुअल कांट के द्वारा यह किया गया था। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने 1755 में सबसे पहले निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की थी। बाद में 1796 में फ्रांसीसी खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ पियरे साइमन लाप्लास किसके द्वारा, तो पियरे साइमन लाप्लास ने इसमें सुधार करते हुए इसका विस्तृत गणितीय मॉडल पेश किया। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण एक धीमी गति से घूमने वाले गर्म गैस और धूल के विशाल बादल यानी कि नेबुला के ठंडे होने और सिकुड़ने से हुआ है। यानी कि सौरमंडल का जो निर्माण है नेबुला हाइपोथेसिस के अनुसार तो एक धीमी गति से हुआ है, जिसमें गर्म गैस और धूल के कण यानी कि नेबुला के ठंडे होने और सिकुड़ने से हुआ है। जेम्स जीन्स ने इसके विपरीत ज्वारीय परिकल्पना यानी कि टाइडल हाइपोथेसिस दी थी। याद रखना है कि इमैनुअल कांट ने नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी, वहीं जेम्स जीन्स ने टाइडल हाइपोथेसिस की परिकल्पना दी थी। अगला प्रश्न है कि जोवियन ग्रह, जिसको गैसीय दानव भी बोला जाता है यानी कि जोवियन प्लैनेट्स की तुलना में पार्थिव ग्रह यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स यानी कि चट्टानी ग्रह का औसत घनत्व अत्यधिक होने का मुख्य कारण क्या है। बताना है कि जोवियन ग्रह
की तुलना में पार्थिव ग्रह का औसत घनत्व अत्यधिक होने का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। यानी कि निर्माण के समय सूर्य के निकट उच्च तापमान के कारण वाष्पशील पदार्थों का उड़ जाना और केवल भारी तत्वों का बचना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो व्याख्या देखते हैं। सौरमंडल के निर्माण के समय सूर्य के निकट अत्यधिक तापमान था। जब सौरमंडल का निर्माण हुआ तब सूर्य के निकट जो था वो अत्यधिक तापमान था। इस कारण हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और बर्फ वहाँ संघनित नहीं हो सके। मतलब हल्की गैसें और बर्फ जो है वहाँ संघनित नहीं हो सके। इसलिए शक्तिशाली सौर पवनों ने इन वाष्पशील पदार्थों को दूर धकेल दिया। पार्थिव ग्रह जिसमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं मुख्य रूप से भारी तत्वों यानी चट्टानों और धातुओं से बने हैं, जिससे उनका घनत्व जो है वह अधिक है। यानी कि पार्थिव ग्रह जो हैं वह भारी तत्वों से बने हैं जिसमें चट्टानों और धातुओं आते हैं। जोबियन ग्रह जिसमें आपको बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण यानी कि यूरेनस और नेपच्यून आते हैं, ठंडे क्षेत्रों में बने, इसलिए उन्हें भारी मात्रा में गैसों को बरकरार रखा। शनि का औसत घनत्व इतना कम है, दैट मीन्स कितना, तो 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कि यदि इसे किसी विशाल समुद्र में रखा जाए तो यह तैरने लगेगा। यानी कि बताना है कि कौन सा ग्रह जो है जिसको अगर विशाल समुद्र में रखा जाए तो वह तैरने लगेगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका आंसर शनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो शनि हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कि शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जबकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। सूर्य के इस अत्यधिक तापमान का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? तो बताना है कि सूर्य के इस अत्यधिक तापमान का वैज्ञानिक कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसके वायुमंडल में रन अवे ग्रीन हाउस प्रभाव का हावी होना। क्या हो जाएगा? तो शुक्र के वायुमंडल में रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या है? हावी प्रभाव होना। इसकी लोग व्याख्या देखते हैं। शुक्र ग्रह का वायुमंडल अत्यंत घना है। इसमें लगभग 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 मौजूद है, जो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। CO2 जो है क्या है? तो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। यह गैस ग्रह की सतह से परावर्तित अवरक्त विकिरण को अंतरिक्ष में जाने से रोक देती है। इस रन अवे ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण शुक्र की सतह का औसत तापमान जो है वो लगभग 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसमें याद रखना है कि शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। शुक्र क्या है? तो शुक्र जो है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। इसमें अल्बेडो जो है वो लगभग कितना है? 0.75 है, जिस कारण से सूर्य जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। क्योंकि इसके वायुमंडल में मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक मात्रा में परावर्तित कर देते हैं। और याद रखना है कि शुक्र ग्रह में क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल हमें देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, टीटीएस बोडे नियम खगोल विज्ञान के इतिहास में मुख्य रूप से किस उपलब्धि के लिए जाना जाता है? बताना है टीटीएस बोडे नियम जो है वह खगोल विज्ञान के इतिहास में मुख्य रूप से किस उपलब्धि के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी कि सूर्य के ग्रहों की अनुमानित दूरियों की भविष्यवाणी करने वाले एक गणितीय अनुक्रम के रूप में टीटीएस बोडे नियम जाना जाता है।
इसके लोग व्याख्या देखते हैं। टीटीएस बोडे नियम एक प्रायोगिक दैट मीन्स इम्पीरिकल नियम है जो यह सुझाव देता है कि सौर मंडल में ग्रह सूर्य से एक विशिष्ट गणितीय क्रम यानी कि मैथमेटिकल प्रोग्रेशन में स्थित हैं। ऐतिहासिक रूप से इस नियम ने यूरेनस यानी कि अरुण और क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी कि सेरेस की खोज में बहुत मदद की थी। यह नियम हान टिटियस द्वारा 1766 में खोजा गया और जोहान बोडे द्वारा लोकप्रिय किया गया। ये जो हमारा टिटियस बोडे नियम है, यह नियम हान टिटियस द्वारा कब खोजा गया? तो 1766 में खोजा गया और जोहान बोडे द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया। हालांकि जब नेपच्यून दैट मीन्स वरुण की खोज हुई तो यह इस नियम के क्रम में सटीक नहीं बैठा, जिसके बाद आधुनिक खगोल विज्ञान में इसे भौतिक नियम के बजाय महज एक गणितीय संयोग अधिक माना जाने लगा। किसको? तो टिटियस बोडे नियम को। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 13 कि पृथ्वी का एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटोस्फीयर है। पृथ्वी जो है एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है जो हमें सौर पवनों से बचाता है। डायनेमो सिद्धांत के अनुसार किसी ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के लिए आवश्यक बुनियादी शर्तें क्या है? बताना है कि डायनेमो सिद्धांत के अनुसार किसी ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटोस्फीयर उत्पन्न होने के लिए आवश्यक बुनियादी शर्त क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी कि घूर्णन करता हुआ ग्रह और उसके भीतर भाग में सुचालक तरल कोड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि घूर्णन करता हुआ ग्रह और उसके भीतरी भाग में सुचालक तरल क्रोड होना चाहिए, तभी जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। डायनेमो सिद्धांत के अनुसार किसी खगोलीय पिंड का चुंबकीय क्षेत्र उसके अपने अक्ष पर घूर्णन यानी कि रोटेशन और उसके आंतरिक भाग में मौजूद सुचालक तरल जैसे पृथ्वी के बाहरी कोर में मौजूद पिघला हुआ लोहा और निकेल में उठने वाली संवहन धाराओं यानी कि कन्वेक्शन करेंट्स के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होता है। यह एक विद्युत जनरेटर की तरह काम करता है और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो किस तरह काम करता है? तो यह एक विद्युत जनरेटर की तरह यह काम करता है। याद रखना है कि मंगल ग्रह का कोर अब काफी हद तक ठोस हो चुका है और वह पृथ्वी की तुलना में छोटा है, इसलिए उसका वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र अरबों साल पहले समाप्त हो गया। चुंबकीय ढाल न होने के कारण ही मंगल का वायुमंडल सौर पवनों द्वारा उड़ा ले जाया गया। मंगल में चुंबकीय ढाल नहीं होने के कारण ही मंगल का जो वायुमंडल था वो सौर पवनों द्वारा उड़ा ले जाया गया, मतलब उसके सौर पवन उड़ गए। अगला प्रश्न हम लोग 14 देखते हैं कि सौर मंडल के उर्ट क्लाउड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह सही है? बताना है कि उर्ट क्लाउड के बारे में कौन सा जो कथन है वह सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका सी हो जाएगा। यह सौर मंडल के सबसे बाहरी किनारों पर स्थित एक परिकल्पित गोलाकार आवरण है जो लंबी अवधि के धूमकेतुओं का स्रोत है। उर्ट क्लाउड क्या है? तो यह हमारे सौर मंडल के बाहरी किनारों पर स्थित एक परिकल्पित गोलाकार आवरण है जो लंबी अवधि के धूमकेतुओं का स्रोत है। कौन? तो उर्ट क्लाउड। हम लोग व्याख्या देखते हैं। उर्ट क्लाउड एक विशाल परिकल्पित गोलाकार क्षेत्र है जो पूरे सौर मंडल को एक बुलबुले की तरह चारों ओर से घेरे हुए है। उर्ट क्लाउड क्या है? कि पूरे सौर मंडल को
एक बुलबुले की तरह चारों ओर से घेरे हुए है। माना जाता है कि यह सूर्य से 2000 से 1,00,000 खगोलीय इकाई तक फैला हुआ है। यह उन धूमकेतुओं का जन्म स्थान है जिनकी सूर्य की परिक्रमा करने की अवधि हजारों या लाखों वर्ष होती है। याद रखना है कि कुइपर बेल्ट एक चपटी डिस्क जैसी संरचना है। कुइपर बेल्ट क्या है? तो एक चपटी डिस्क जैसी संरचना है जो नेपच्यून की कक्षा के ठीक बाहर स्थित है और यहाँ से छोटी अवधि यानी कि 200 वर्ष से कम वाले धूमकेतु आते हैं, जिसमें से आपका हेली धूमकेतु जो है वो आपका प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। खगोल विज्ञान में नक्षत्र दिन और सौर दिन की अवधि भिन्न होती है। इस अंतर का मुख्य भौतिक कारण क्या है? तो नक्षत्र दिन और सौर दिन में जो भौतिक अंतर होता है उसका कारण क्या है वो बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह बी हो जाएगा। यानी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के साथ साथ इसका अपनी धुरी पर घूर्णन इसका मुख्य कारण है। तो व्याख्या देखते हैं। एक नक्षत्र दिन जो लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का होता है, पृथ्वी को सुदूर तारों के संदर्भ में अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर यानी कि 360 लगाने में लगने वाला समय है। नक्षत्र दिन क्या है कि पृथ्वी को सुदूर तारों के संदर्भ में हम बोल सकते हैं कि अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने वाला समय है। लेकिन चूंकि पृथ्वी उसी दौरान सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है, इसलिए सूर्य को आकाश में उसी मध्याह्न स्थिति में वापस लाने के लिए पृथ्वी को अपनी धुरी पर थोड़ा और घूमना पड़ता है। इसी कारण सौर दिन पूरे 24 घंटे का होता है। यानी कि थोड़ा और कितना घूमना पड़ता है? तो लगभग आपका 1 डिग्री या 4 मिनट पृथ्वी को और घूमना पड़ता है। याद रखना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिस कारण से ही पृथ्वी पर जो सूर्योदय होता है वो पूरब दिशा से होता है। याद रखना है कि एक सौर दिन हमेशा एक नक्षत्र दिन से थोड़ा लंबा यानी कि 4 मिनट अधिक होता है। यानी कि सौर दिन जो होता है एक नक्षत्र दिन से थोड़ा लंबा होता है। कितना? तो लगभग 4 मिनट जो होता है वह लंबा होता है। दोस्तों, आप लोग के जेटेट का एग्ज़ाम को देखते हुए जेटेट के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम सटीक वे में नोट्स तैयार किया गया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का। तो आप लोग इन बुकलेट्स को लेके अपनी प्रिपरेशन जो है वह अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसका डेमो अगर आप लोग को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप इसका डेमो देख सकते हैं। और प्रैक्टिस बैच हमारा ऐप पे चल रहा है, तो जिनको भी ज्वाइन करना हो तो आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 10,400 MCQ का प्रैक्टिस करवाया जाएगा विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगला प्रश्न है, यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह का अक्षीय झुकाव अत्यधिक दैट इज लगभग 98 डिग्री है। इसी अत्यधिक झुकाव का इसके मौसम और ऋतुओं पर क्या प्रमुख प्रभाव पड़ता है? बताना है कि यूरेनस ग्रह का अक्षीय झुकाव अत्यधिक है, तो इस अत्यधिक झुकाव का इसके मौसम और ऋतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। इसका एक ध्रुव लगातार 42 पृथ्वी वर्षों तक सूर्य के सामने रहता है, जबकि दूसरा ध्रुव 42 वर्षों तक निरंतर अंधकार में रहता है। क्या होता है कि इसका एक ध्रुव जो है वो लगातार 42 वर्षों तक पृथ्वी के सामने रहता है और दूसरा ध्रुव जो है वो लगातार 42 वर्षों तक निरंतर अंधकार में
रहता है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। यूरेनस अपने 98 डिग्री के झुकाव के कारण पृथ्वी की परिक्रमा यानी कि लुढ़कते हुए बैरल की तरह करता है। यूरेनस का एक वर्ष यानी कि परिक्रमण काल जो होता है वह 84 पृथ्वी वर्षों का होता है। इस परिक्रमा के दौरान इसके प्रत्येक ध्रुव को बारी बारी से सूर्य का 42 साल का निरंतर प्रकाश यानी ग्रीष्म ऋतु और 42 साल का निरंतर अंधकार यानी कि शीत ऋतु मिलता है, जिससे वहाँ अत्यधिक चरम मौसमी स्थितियाँ पैदा होती है। यानी कि लगातार 42 वर्ष तक तो ग्रीष्म ऋतु और 42 वर्ष तक शीत ऋतु। इस कारण से यूरेनस में जो मौसम होता है वो चरम स्थिति पर होता है। याद रखना है कि यूरेनस हल्का नीला हरा रंग इसके वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस द्वारा लाल प्रकाश के अवशोषण के कारण होता है। यानी कि यूरेनस का जो हल्का नीला हरा रंग जो दिखाई देता है वो मीथेन गैस द्वारा लाल प्रकाश के अवशोषण के कारण होता है। इस ग्रह के अत्यधिक झुकाव का कारण सौरमंडल के प्रारंभिक इतिहास में किसी विशाल आकार के पिंड से हुआ भयंकर टकराव माना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 कि खगोल विज्ञान और जलवायु विज्ञान में अल्बेडो शब्द का तात्पर्य क्या है और हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का अल्बेडो सर्वाधिक है। बताना है कि अल्बेडो का तात्पर्य क्या है और हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का अल्बेडो जो है वह सर्वाधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बी हो जाएगा। यानी कि किसी सतह द्वारा अंतरिक्ष में वापस परावर्तित सौर विकिरण का अनुपात ही क्या कहलाता है, तो अल्बेडो कहलाता है। और अल्बेडो जो है सबसे सर्वाधिक किसका है, तो हमारे सौरमंडल में शुक्र ग्रह का जो अल्बेडो है वह सर्वाधिक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अल्बेडो किसी भी सतह की सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को मापता है, यानी कि रिफ्लेक्टिविटी को मापता है। इसका मान 0 यानी कि पूर्ण अवशोषण जैसे काला से 1 यानी कि पूर्ण परावर्तन जैसे कि दर्पण के बीच मापा जाता है। यानी कि अल्बेडो जो होता है वह 0 से 1 के बीच मापा जाता है। शुक्र का अल्बेडो यानी सौरमंडल में सबसे अधिक लगभग कितना, तो 0.75 है, क्योंकि इसके सल्फ्यूरिक एसिड के घने और चमकीले बादल सूर्य के प्रकाश का अधिकांश भाग अंतरिक्ष में वापस परावर्तित कर देते हैं। याद रखना है कि पृथ्वी का औसत अल्बेडो जो है वो लगभग 0.30 यानी कि 30% है। अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में मौजूद ताज़ा बर्फ का अल्बेडो बहुत उच्च यानी कि 0.8 से लेकर 0.9 होता है, जबकि महासागरों का अल्बेडो बहुत कम होता है। यानी कि ऑन एन एवरेज हम लोग पृथ्वी का अल्बेडो की बात करें तो 30% है, और ये बर्फ़ों में ज़्यादा होता है। यानी कि जहाँ पर बर्फ़ होते हैं उसका अल्बेडो ज़्यादा होता है, यानी कि 0.8 से 0.9 होता है, जबकि यह महासागरों में बहुत ही कम होता है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं कि मिलुटिन मिलनकोविच द्वारा प्रस्तावित मिलनकोविच चक्र मुख्य रूप से पृथ्वी की किन कक्षीय विविधताओं का वर्णन करता है जो पृथ्वी के दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन जैसे हिम युगों का आना जाना को प्रभावित करते हैं। बताना है कि मिलुटिन मिलनकोविच द्वारा प्रस्तावित मिलनकोविच चक्र जो है वह मुख्य रूप से पृथ्वी की किन कक्षीय विविधताओं का वर्णन करता है जो पृथ्वी के दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, यानी कि उत्केंद्रता, अक्षीय झुकाव और विषुव का आयन। क्या हो जाएगा, तो उत्केंद्रता, अक्षीय झुकाव और विषुव का आयन हो जाएगा। इसकी लोग व्याख्या देखते हैं। मिलनकोविच
चक्र में 3 प्राथमिक खगोलीय गतियां शामिल हैं। पहला है कक्षीय उत्केंद्रता, यानी कि पृथ्वी की कक्षा का आकार गोल से अंडाकार में बदलना, यानी 1,00,000 वर्ष का चक्र। दूसरा है अक्षीय झुकाव, यानी कि धुरी का 22.1 से लेके 24.5 के बीच बदलना, यानी कि 41,000 वर्ष का चक्र। और अयन, यानी लट्टू की तरह धुरी का डगमगाना, 26,000 वर्ष का चक्र। ये कारक मिलकर एक निर्धारित करते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों पर कितनी सौर ऊर्जा पहुंचती है, जो हिम युग को ट्रिगर करने का मुख्य कारण है। यह सिद्धांत पूरा जलवायु विज्ञान, यानी कि पैलियोक्लाइमेटोलॉजी और प्लीस्टोसीन युग के जलवायु परिवर्तनों के अध्ययन में आधारशिला माना जाता है। जो यह मिलनकोविच चक्र जो है, यह आपको पूरा जलवायु विज्ञान और प्लीस्टोसीन युग के जलवायु परिवर्तनों के अध्ययन में आधारशिला माना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 कि बृहस्पति के 4 बड़े गैलीलियन उपग्रहों में से कौन सा उपग्रह पूरे सौरमंडल का सबसे अधिक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय पिंड है। बताना है कि पृथ्वी के बृहस्पति के 4 बड़े गैलीलियन उपग्रहों में से कौन सा उपग्रह जो है वो पूरे सौरमंडल का सबसे अधिक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय पिंड है। तो कौन सा है? यह आयो है। कौन सा है? तो यह आयो है। आयो सौरमंडल में ज्वालामुखी रूप से सबसे सक्रिय खगोलीय पिंड है, जिसकी सतह पर सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो गंधक उगलते हैं। इसकी चरम गतिविधि का मुख्य कारण बृहस्पति का अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव क्या है? तो बृहस्पति का अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है। और अन्य गैलीलियन चंद्रमाओं जैसे यूरोपा और गैनीमेड के साथ इसका कक्षीय अनुनाद है। यह खिंचाव आयो के भीतर ज्वारीय घर्षण यानी कि टाइडल हीटिंग उत्पन्न करता है, जिससे इसका आंतरिक भाग पिघल जाता है। याद रखना है कि यूरोपा अपनी बर्फीली सतह के नीचे छिपे एक विशाल तरल महासागर के लिए प्रसिद्ध है। यूरोपा में क्या है? एक विशाल महासागर है जो कि तरल अवस्था में है, जहां बाह्य ग्रहीय जीवन की प्रबल संभावना मानी जाती है। वहीं गैनीमेड जो है वह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बुध ग्रह से भी बड़ा है। कौन सा? ये आपका गैनीमेड ग्रह, और एकमात्र उपग्रह जिसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है, और गैनीमेड का अपना चुंबकीय क्षेत्र भी है। ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा प्राग सम्मेलन में किसी पिंड को पूर्ण ग्रह माने जाने के लिए कौन सी 3 शर्तें निर्धारित की गई? बताना है कि कौन सी 3 शर्तें जो है वह निर्धारित की गई। तो पहला है उसे सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए। ये सही है। पहला कंडीशन माना गया कि उसे सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए। दूसरा है उसमें पर्याप्त द्रव्यमान होना चाहिए ताकि वह अपने गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग गोलाकार रूप ले सके। ये भी सही है, यानी कि उसमें ग्रह जो है उसमें पर्याप्त द्रव्यमान होना चाहिए ताकि वह जो है अपने गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग गोलाकार रूप ले सके। तीसरा है उसे अपनी कक्षा के आसपास के पड़ोस को साफ कर लेना चाहिए। तो ये भी सही, यानी कि उसे अपनी कक्षा के आसपास के पड़ोस को साफ कर लेना चाहिए। तो 3 शर्त जो हैं वो तीनों आपको मिल गए, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा शर्त तो नहीं है, यानी कि उसका कम से कम एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा होना चाहिए। गलत है। हम लोग जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में बुध और शुक्र के एक भी जो है वह चंद्रमा नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1, 2 और 3 हो जाए, यानी कि सी हो जाएगा।
लोग व्याख्या देखते हैं। 2006 में IAU ने ग्रह की जो नई परिभाषा तय की, उसमें 3 शर्तें ही अनिवार्य है। तो प्लूटो जो है वो तीसरी शर्त, ये कक्षा को साफ करना को पूरा करने में विफल रहा, क्योंकि इसकी कक्षा जो है नेपच्यून को काटती थी और यह कुइपर बेल्ट के अन्य बर्फीले पिंडों के साथ अपनी कक्षा साझा करती थी। इसलिए प्लूटो को, जो कि पहले ग्रहों की श्रेणी में था, उसे ग्रहों की श्रेणी से हटाकर उसे बौना ग्रह घोषित किया गया। यानी प्राकृतिक उपग्रह होना ग्रह के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। यानी कि प्राकृतिक उपग्रह जो है होना ग्रहों के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। इसलिए हम लोग पहले बता चुके हैं कि बुध और शुक्र का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, फिर भी वो क्या है, वह ग्रह की श्रेणी में आते हैं। वर्तमान में IAU द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 5 प्रमुख बौने ग्रह हैं, जिसमें प्लूटो, सेरेस, एरिस, हाउमेया और माके हैं। कौन है? तो प्लूटो है, सेरेस है, एरिस है, हाउमेया है और माके है। इनमें केवल सेरेस क्षुद्र ग्रह बेल्ट में है, बाकी कुइपर बेल्ट में है। बाकी कहाँ है? तो बाकी सभी जो हैं वो कुइपर बेल्ट में बिखरी हुई डिस्क में है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, कि अंतरिक्ष में यात्रा करते समय एक धूमकेतु यानी कि कोमेट की चमकीली पूंछ हमेशा सूर्य से दूर यानी कि विपरीत दिशा में की ओर क्यों निर्देशित होती है? बताना है कि आपको कि अंतरिक्ष में यात्रा करते समय जो धूमकेतु की चमकीली पूंछ जो होती है हमेशा सूर्य से दूर की ओर क्यों निर्देशित होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। सूर्य से निकलने वाली सौर पवन और सौर विकिरण दबाव के कारण, किसके कारण? तो सूर्य से निकलने वाली सौर पवन और सौर विकिरण दबाव के कारण जो होती है, उसकी पूंछ जो होती है हमेशा सूर्य से दूर निर्देशित होती है। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। जब कोई धूमकेतु सूर्य के करीब आता है तो सूर्य की तीव्र गर्मी इसके बर्फीले नाभिक को पिघलाकर गैस में बदल देती है, जिससे इसके चारों ओर गैस और धूल का एक आवरण बनता है। सूर्य से निरंतर बहने वाली सौर पवनें और प्रकाश का विकिरण दबाव इस गैस और धूल को सूर्य से ठीक विपरीत दिशा में धकेलते हैं, जिससे धूमकेतु की लंबी पूंछ का निर्माण होता है। याद रखना है कि एक धूमकेतु की अक्सर 2 मुख्य पूंछें होती है। एक नीले रंग की आयन पूंछ जो गैसों से बनी होती है और बिल्कुल सीधी होती है, और एक सफ़ेद या पीले रंग की धूल की पूंछ यानी कि डस्ट टेल जो फोटोन के दबाव से थोड़ी घुमावदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, कि सूर्य की आंतरिक भौतिक संरचना को केंद्र यानी कि सेंटर से सतह यानी बाहर की ओर व्यवस्थित करते हुए सही अनुक्रम का चयन कीजिए। यानी कि हमें अरेंज करना है कि सूर्य की आंतरिक भौतिक संरचना को केंद्र से बाहर की ओर। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? तो सबसे पहले क्रोड, उसके बाद क्या आएगा? विकिरण क्षेत्र, उसके बाद क्या आ जाएगा? संवहन क्षेत्र, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। सूर्य के सबसे आंतरिक भाग में क्रोड यानी कि कोर होता है, जहां अत्यधिक दबाव और तापमान पर परमाणु संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन यानी हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना होता है, जिससे विशाल ऊर्जा पैदा होती है। यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ही सूर्य में विशाल ऊर्जा पैदा होती है। इसके बाहर विकिरण क्षेत्र यानी कि रेडिएटिव जोन है, जहां ऊर्जा फोटोनों के विकिरण के माध्यम से
बेहद धीमी गति से बाहर की ओर बढ़ती है। सबसे बाहर जो होता है वह संवहन क्षेत्र यानी कि कन्वेक्टिव जोन है, जहां उबलते हुए गर्म प्लाज्मा की संवहन धाराएं यानी कि कॉन्वेक्शन करेंट्स ऊर्जा को सूर्य की दृश्य सतह तक ले जाती है। तो यह कॉन्वेक्शन करंट जो होती है वह ले जाती है। याद रखना है कि संवहन क्षेत्र के ठीक बाहर सूर्य का गैसीय वायुमंडल शुरू होता है, जिसके मुख्य रूप से 3 भाग। पहला कौन है? तो पहला है प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फेयर, जो कि दृश्य सतह है, हमें दिखाई देता है। उसके बाद है वर्ण मंडल यानी कि क्रोमोस्फेयर, और फिर है कोरोना यानी कि बाहरी मुकुट। कोरोना को क्या बोलते हैं? तो बाहरी मुकुट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल विज्ञान में ट्रोजन क्षुद्रग्रह सौरमंडल में मुख्य रूप से किस विशिष्ट स्थान पर पाए जाते हैं? तो बताना है कि ट्रोजन क्षुद्रग्रह जो हैं वह सौरमंडल में मुख्य रूप से किस विशिष्ट स्थान पर पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। यानी कि बृहस्पति की कक्षा में बृहस्पति से 60 डिग्री आगे और 60 डिग्री पीछे स्थित लैग्रेंज बिंदुओं पर ये पाए जाते हैं। कौन से? तो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। इसकी व्याख्या देखते हैं। ट्रोजन क्षुद्र ग्रह वे क्षुद्र ग्रह हैं जो किसी बड़े ग्रह के साथ उसकी कक्षा को साझा करते हैं और टकराव से सुरक्षित रहते हैं। सौरमंडल में सबसे बड़ा ट्रोजन समूह बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का है, जो बृहस्पति के परिक्रमण पथ पर सूर्य और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण द्वारा बनाए गए हैं। स्थिर लैग्रेंज बिंदु L4 यानी कि लीडिंग स्वार्म और L5 ट्रेलिंग स्वार्म पर फंसे हुए हैं, यानी कि L4 और L5 पर फंसे हुए हैं। याद रखना है कि नासा का लूसी मिशन बृहस्पति के इन प्राचीन ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का पहली बार करीब से अध्ययन करने वाला अंतरिक्ष मिशन है, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था। पृथ्वी, मंगल और नेपच्यून के भी अपने कुछ ट्रोजन क्षुद्रग्रह खोजे गए हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कि खगोलविदों द्वारा हमारे सौरमंडल के बाहर अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले एक्सोप्लैनेट की खोज करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे सफल ट्रांजिट विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? बताना है कि ट्रांजिट विधि जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। यानी कि जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है, यानी कि जब कोई भी ग्रह जो है अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की चमक में होने वाली आवधिक और सूक्ष्म कमी को मापता है। कौन? तो यह ट्रांजिट विधि। इसकी लोग व्याख्या देखते हैं। ट्रांजिट विधि में एक अंतरिक्ष टेलीस्कोप किसी तारे की चमक यानी कि लाइट कर्व पर लगातार नजर रखता है। जब कोई एक्सोप्लैनेट अपनी कक्षा में घूमते हुए अपने तारे और पृथ्वी के दृष्टिकोण के ठीक बीच से गुजरता है, यानी कि ट्रांजिट होता है, तो वह तारे के थोड़े से प्रकाश को रोक देता है। चमक में इस नियमित और आवधिक गिरावट का उपयोग ग्रह के आकार, कक्षा और कभी-कभी उसके वायुमंडल को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नासा के केपलर और वर्तमान टेस यानी कि ट्रांजिट एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट मिशनों ने इस ट्रांजिट विधि का सफलतापूर्वक उपयोग करके हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज की है। याद रखना है कि रेडियल वेलोसिटी विधि या वेबल मेथड कहा जाता है। रेडियल वेलोसिटी या मेथड वोवल मेथड कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 कि शनि के शानदार वलयों यानी रिंग्स में पाई जाने वाली सबसे चौड़ी
खाली जगह को कैसिनी डिवीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सबसे चौड़ी खाली जगह को कैसिनी डिवीजन कहा जाता है। यह डिवीजन शनि के किस विशिष्ट उपग्रह के कक्षीय अनुनाद के कारण साफ हुई है? तो किसके कारण? यह मीमांस के कारण। किसके कारण? तो मीमांस के कारण। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कैसिनी डिवीजन शनि के ए वलय और वी वलय के बीच स्थित लगभग 4800 किलोमीटर चौड़ी एक डार्क गैप है। यह खाली जगह शनि के छोटे चंद्रमा मीमांस के साथ 2:1 यानी कि 2:4 कक्षीय अनुनाद के कारण बनी है। इस गैप क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी बर्फ के कण पर मीमांस का गुरुत्वाकर्षण हर दूसरे चक्कर में एक स्थान पर खींचता है, जिससे वह कण अपनी कक्षा से बाहर छिटक जाता है और वह क्षेत्र साफ रहता है। याद रखना है कि इतालवी फ्रांसीसी खगोल शास्त्री जियोवानी कैसिनी ने 1675 में इस गैप की खोज की थी। मीमांस उपग्रह अपने एक विशाल क्रेटर यानी कि हर्शल क्रेटर के कारण स्टार वार्स की डेथ स्टार जैसा दिखता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आने वाली चट्टानी पिंडों के संदर्भ में उल्का पिंड यानी कि मिटियोराइड, उल्का, मिटियोर और उल्कास्म यानी कि मिटियोराइट के बीच खगोलीय शब्दावली में सही तकनीकी अंतर क्या है? यानी कि हमें तकनीकी अंतर फाइंड करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी कि स्थान के आधार पर जब वह अंतरिक्ष में हो, क्या है? स्थान के आधार पर जब वह अंतरिक्ष में हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे उल्का पिंड बोलते हैं। जब वह वायुमंडल में घर्षण से जल रहा हो तब उसको क्या बोलते हैं? उसे उल्का बोलते हैं, यानी कि मिटियोर बोलते हैं। और जब वह पृथ्वी की सतह पर टकराए तब उसको क्या बोलते हैं? तो उसे मिटियोराइट बोलते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। खगोलीय शब्दावली पिंड के स्थान पर आधारित है। जो खगोलीय शब्दावली है वह पिंड के स्थान पर आधारित है। जब कोई चट्टानी या धात्विक मलबा अंतरिक्ष में स्वतंत्र तैर रहा होता है तो वह मिटियोरॉइड है। जब वह तेजी से या तेज गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायुमंडल घर्षण से अत्यधिक गर्म होकर जलने लगता है, यानी कि रोशनी की लकीर बनाता है, जिसे टूटता तारा या शूटिंग स्टार भी कहते हैं, तो उसे मिटियोर कहा जाता है। यदि वह टुकड़ा इतना भारी है कि पूरी तरह जल नहीं पाता और पृथ्वी की सतह यानी कि जमीन पर गिर जाता है तो उसे मिटियोरॉइट यानी कि उल्कास्म कहा जाता है। उल्का वृष्टि यानी कि मिटियोर शावर तब होती है जब पृथ्वी अपनी कक्षा में किसी धूमकेतु द्वारा छोड़े गए मलबे के मार्ग से होकर गुजरती है, जैसे कि अगस्त में होने वाली परसिड उल्का वृष्टि। अगला प्रश्न है 27 कि वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य एक रिंग ऑफ फायर यानी आग की अंगूठी जैसा दिखाई देता है। इस विशिष्ट घटना के घटित होने के लिए कौन सी खगोलीय स्थिति का होना अनिवार्य है? बताना है किस विशिष्ट घटना के घटित होने के लिए कौन सी खगोलीय स्थिति का होना अनिवार्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। यानी कि चंद्रमा को अपनी कक्षा में पृथ्वी से अपने सबसे दूरस्थ बिंदु यानी कि एपोजी यानी कि अपभू के पास होना चाहिए। यानी कि चंद्रमा को कहाँ होना चाहिए? तो अपनी कक्षा में पृथ्वी से सबसे दूरस्थ बिंदु के पास होना चाहिए। तो व्याख्या देखते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के
और सूर्य के ठीक बीच आ जाता है। चूंकि चंद्रमा की कक्षा अंडाकार है, इसकी पृथ्वी से दूरी बदलती रहती है। वलयाकार ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है। यानी कि वलयाकार ग्रहण कब होता है कि जब चंद्रमा जो होती है वो पृथ्वी से दूर यानी कि अपभू पोजीशन पर होती है। दूर होने के कारण आकाश में चंद्रमा का आभासी आकार यानी कि एपरेंट साइज छोटा दिखाई देता है और यह सूर्य की डिस्क को पूरी तरह से ढकने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इसके परिणाम स्वरूप सूर्य का बाहरी किनारा एक चमकती हुई रिंग ऑफ फायर के रूप में दिखाई देता है। याद रखना है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब यानी कि पेरिजी होता है और उसका आभासी आकार बड़ा होता है, तब वह सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। पूर्ण ग्रहण के दौरान ही नंगी आंखों से सूर्य का कोरोना देखा जा सकता है और पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही हम लोग नेकेड आई के माध्यम से सूर्य का जो कोरोना है उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ग्रहों के वायुमंडल के प्रतिधारण यानी कि रेटेंशन ऑफ एटमॉस्फेयर के संदर्भ में प्लायन वेग की भूमिका के बारे में कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत सही है। यानी कि प्लायन वेग के भूमिका के बारे में बताना है कि कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जो है वह सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। यानी कि यदि किसी गैस के अणुओं का रूट मीन स्क्वायर वेग ग्रह के प्लायन वेग के लगभग 1/6 से अधिक होता है तो वह गैस धीरे धीरे अंतरिक्ष में प्लायन कर जाएगा। कितना कि रूट मीन स्क्वायर वेग ग्रह के प्लायन वेग के लगभग 1/6 से अधिक होता है तो वह गैस जो है वो धीरे धीरे अंतरिक्ष में प्लायन कर जाएगा। व्याख्या हम लोग देखते हैं इसकी। तो किसी ग्रह का वायुमंडल तभी लंबे समय तक बचा रहता है जब वहाँ मौजूद गैस के अणुओं की औसत तापीय गति यानी कि आरएमएस वैल्यू जो तापमान पर निर्भर करती है, ग्रह के गुरुत्वाकर्षण द्वारा निर्धारित प्लायन वेग से काफ़ी कम यानी कि आमतौर पर कितना, तो 1/6 से कम होती है। हल्के अणु जैसे हाइड्रोजन और हीलियम उच्च गति से चलते हैं, इसलिए वे पृथ्वी जैसे ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण को पार कर अंतरिक्ष में भाग गए, जबकि बृहस्पति जैसे गैसीय दानवों जिनका प्लायन वेग अत्यधिक है ने उन्हें आसानी से पकड़कर रख लिया। याद रखना है कि पृथ्वी का प्लायन वेग जो है वो लगभग कितना है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। वहीं मंगल का प्लायन वेग जो है वो 5 किलोमीटर पर सेकेंड है और चंद्रमा का प्लायन वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी से बहुत कम, कि पृथ्वी का प्लायन वेग जो है वह मंगल और चंद्रमा से काफ़ी ज़्यादा है। यही कारण है कि मंगल का वायुमंडल बहुत विरल यानी थिन है और चंद्रमा का कोई अस्थायी वायुमंडल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 29। हम पृथ्वी से हमेशा चंद्रमा का एक ही चेहरा यानी कि पार्श्व क्यों देखते हैं। इस घटना का खगोलीय कारण क्या है, यानी कि हमें चंद्रमा का जो चेहरा है का एक ही भाग हमें क्यों दिखाई देता है और इसका खगोलीय कारण हमें बताना है कि इसका खगोलीय कारण क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा का अपने अक्ष पर घूर्णन काल और उसका पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण काल दोनों बिल्कुल समान है। क्या होता है कि चंद्रमा का अपने अक्ष पर घूर्णन काल और उसका पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण काल जो होता है दोनों बिल्कुल समान होता है, जिस कारण से हमें चंद्रमा का चेहरा का सिर्फ एक भाग ही दिखाई देता है। तो व्याख्या देखते हैं।
चंद्रमा पृथ्वी के साथ ज्वारीय लॉकिंग यानी कि टाइडल लॉकिंग की अवस्था में है। इसके कारण समकालिक घूर्णन यानी कि सिंक्रोनस रोटेशन होता है। इसका सीधा अर्थ है कि चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में ठीक उतना ही समय लगता है। लगभग कितना? तो 27.3 दिन, जितना समय उसे पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा करने में लगता है। परिणाम स्वरूप चंद्रमा का हमेशा एक ही गोलार्ध यानी कि हेमिस्फीयर पृथ्वी की ओर मुख किए रहता है। याद रखना है कि चंद्रमा का जो हिस्सा हमें कभी दिखाई नहीं देता उसे चंद्रमा का सुदूर भाग यानी कि फार साइड ऑफ द मून या आम बोलचाल में डार्क साइड कहा जाता है। हालांकि वहां भी सूर्य की रोशनी पड़ती है। चीन का चांगई 4 मिशन चंद्रमा के सुदूर भाग पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला मानव इतिहास का पहला अंतरिक्ष यान है। याद रखना है कि चीन का चांगई 4 मिशन यान जो है वह चंद्रमा के सुदूर भाग यानी कि डार्क साइड पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला मानव इतिहास का पहला अंतरिक्ष यान है। और इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध यानी कि ज्यामितीय रेखा में संरेखित होते हैं तो इस खगोलीय स्थिति को सिजिगी कहा जाता है। सिजिगी की स्थिति के दौरान पृथ्वी के महासागरों में किस प्रकार के ज्वार उत्पन्न होते हैं? बताना है कि सिजिगी के दौरान महासागरों में किस प्रकार के ज्वार जो होते हैं वह उत्पन्न होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, यानी कि बृहद ज्वार। इसको स्प्रिंग ज्वार भी बोलते हैं क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक ही दिशा या सीधी रेखा से जुड़ जाते हैं। हम लोग व्याख्या देखते हैं। सिजिगी की स्थिति महीने में 2 बार बनती है। कब? तो सिजिगी की स्थिति जो होती है वह महीने में 2 टाइम्स बनती है। अमावस्या यानी कि न्यू मून, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, और पूर्णिमा यानी कि फुल मून, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच होता है। इस समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, जिससे सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल यानी कि टाइडल फोर्स मिलकर काम करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप महासागरों में सामान्य से अधिक उच्च ज्वार और सामान्य से अधिक निचले यानी कि निम्न ज्वार आते हैं, जिन्हें बृहद ज्वार या स्प्रिंग ज्वार कहते हैं। याद रखना है कि इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण यानी कि 90 डिग्री बनाते हैं यानी कि पहली और तीसरी तिमाही के दौरान, तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के विरुद्ध यानी कि क्रॉस पर्पस काम करता है, जिससे समुद्र में सबसे कम ऊंचाई वाले ज्वार आते हैं, जिन्हें लघु ज्वार कहते हैं। यानी कि सिजगी का जो कंडीशन होता है वह 180 डिग्री पे होता है, और जो लघु ज्वार होते हैं यानी कि निप टाइड होते हैं वह 90 डिग्री पर बनते हैं। याद रखना है आप लोग को। दोस्तों, आप सभी के लिए जेटेट में अच्छा स्कोर करने के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए झार शिक्षक द्वारा ये बुकलेट तैयार किया गया है, जो कि आपके जेटेट में काफ़ी मदद करेगा और आप लोग अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग इन बुकलेट्स को ज़रूर लें। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको बुकलेट मिल जा रहा है, तो आप लोग इसको लेके अपने प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ में अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना हो तो अभी हमारे पास 2 बुकलेट हैं, एक पॉलिटिकल और एक आपका ज्योग्राफी का। तो ये दोनों बुकलेट आप लोग ले सकते हैं। अगर आपको लेना हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8271113645। और प्रैक्टिस बैच में अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग प्ले स्टोर से हमारा झार शिक्षक मोबाइल ऐप डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस में। इसमें आपको पूरा कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, जिसमें एसएसटी, कंप्यूटर, सीडीपी, खोटा और हिंदी ग्रामर के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, जिस तरह से अभी आप लोग इस वीडियो में देखे हैं। वहीं ऑनलाइनर क्वेश्चन आंसर अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग बुकलेट्स भी ले सकते हैं।
और अगर आप लोग इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर इसका PDF ले सकते हैं, और ये PDF आपको कल इवनिंग में मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।